अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसनैन हारून। आज फिर से मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आप सबको पता है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाला पहला शख्स था। उसके बाद बहुत से लोगों ने चांद पर कदम रखे, लेकिन हम में से सब सिर्फ नील आर्मस्ट्रॉन्ग के नाम से ही वाकिफ होंगे। अब आप सोचें कि अगर आप मार्स पर पहुंचने वाले पहले शख्स हों तो क्या होगा। आपका ये कारनामा भी दुनिया याद रखेगी, लेकिन आप वहां सरवाइव कैसे करेंगे और क्या ये एक दिन मुमकिन हो पाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ी मालूमात लेते हैं। दोस्तों, मार्स पर पहुंचने का ख्वाब जल्द ही पूरा होने वाला है और नासा इस काम को 2033 तक पूरा करने की कोशिश में है। लेकिन सिर्फ नासा ही इसी उम्मीद में नहीं है। नासा के अलावा और भी बहुत सी स्पेस कंपनीज इस उम्मीद में हैं कि वो सबसे पहले मार्स पर कदम रख सकें। ये कंपटीशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे चांद पर कदम रखने के वक्त नासा और दूसरी स्पेस कंपनीज के दरमियान था, और अब पूरी दुनिया मार्स पर सबसे पहले कदम रखने की कोशिश में है। अब आप तसव्वुर करें कि आप 7 महीने का मुश्किल तरीन सफर तय करके मार्स पर कदम रख चुके हैं, तो आगे क्या होगा। सबसे पहले तो आपको बेस कैंप बनाना होगा, लेकिन ये काम भी इतना आसान नहीं है और ना ही मार्स पर अपनी मर्जी से कैंप लगा सकते हैं। रिसर्चर्स ये सोचते हैं कि मार्स के पोल्स के पास बहुत बड़ी तादाद में बर्फ है, जिसका मतलब ये हुआ कि वहाँ से पानी हासिल कर सकते हैं। पानी हमारी जिंदगी के लिए सबसे अहम चीज़ है और दोस्तों, तकरीबन इस 1 साल के सफ़र के लिए हम इतना पानी साथ नहीं लेकर जा सकते। तो इसी मसले को हल करने के लिए हमें मार्स पर बर्फ़ के पास ही रहना होगा, ताकि हम बर्फ़ से पानी बनाकर इसे पी सकें और उस पर रिसर्च भी कर सकें। रिसर्चर्स ये भी मानते हैं कि इस बर्फ़ में आयरन और सल्फ़र भी हो सकती है, जो कि बाद में किसी मैन्युफैक्चरिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है। साइंटिस्ट इस कोशिश में हैं कि इंसानों के साथ कुछ रोबोट्स भी भेजे जाएं, ताकि वो कैंप वगैरह लगाने में मदद दे सकें। अब अगर आप मार्स पर पहुंचते हैं तो क्या होगा। आपको फ़ौरन ही फ़र्क महसूस होगा, क्योंकि मार्स का एटमॉस्फेयर बिल्कुल ही अलग है। मार्स पर हमारी ज़मीन की निस्बत ग्रेविटी 1/3 है, यानी अगर किसी शख्स का वज़न ज़मीन पर 45 किलो है तो उसी शख्स का वज़न मार्स पर 17 किलो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरे मार्स पर लंबी लंबी छलांगे ही मारेंगे, ज़मीन की तरह चल नहीं पाएंगे और ना दौड़ पाएंगे, लेकिन हर भारी चीज़ वहाँ पर हल्की महसूस होगी। अब अगर आपको मार्स पर भेजा जाता है तो आप सिर्फ उछल कूद ही करने नहीं जाएंगे। दोस्तों, जो भी पहले मार्स पर पहुंचेंगे वो दूसरे एस्ट्रोनॉट्स की तरह नहीं होंगे। इन्हें सिर्फ फिज़िक्स और स्पेसशिप्स में ही महारत नहीं होगी, बल्कि वो एक अच्छे किसान भी होंगे और खेती बाड़ी में भी महारत रखते होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल ठीक है। मार्स पर पहुंचते ही पानी के बाद दूसरा बड़ा मसला फूड प्रोडक्शन है। नेदरलैंड में एक यूनिवर्सिटी ने अपने रिसर्च सेंटर में मार्स जैसा एटमॉस्फेयर बनाकर कुछ सब्जियां उगाने का तजर्बा किया है, और वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मार्स पर आलू, गाजर और मटर आसानी से उग पाएंगे। आप मार्स की मिट्टी को इस्तेमाल कर उसमें ये सब सब्जियां उगा पाएंगे, और पानी के लिए वहाँ की बर्फ़ और अपने यूरिन को इस्तेमाल करना होगा, और ह्यूमन वेस्ट को खाद के तौर पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। मार्स पर 9 महीने गुजारने के बाद वापसी का सफ़र तो और ज़्यादा ख़तरनाक और मुश्किल होने वाला है। आपको और आपके साथियों को एक छोटे स्पेसशिप, जिसे MAV का नाम दिया जा रहा है, इसमें बैठना होगा और आपको मार्स के गिर्द चक्कर लगाते हुए बड़े स्पेसशिप के साथ जाकर मिलना होगा। इस काम में कुछ घंटे भी लग सकते हैं और कुछ दिन भी। ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और अगर ऐसा ना हुआ तो आप ज़िंदगी भर के लिए मार्स के गिर्द उल्टे लटके चक्कर लगाते रहेंगे। लेकिन अगर आप कामयाब होते हैं तो आपके एक्सपीरियंस से मार्स के बारे में और मालूमात मिल सकेंगी, और हो सकता है कि इस लाल रंग के प्लैनेट पर फ्यूचर जनरेशन्स रह पाएँ। दोस्तों, ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप अगर किसी और चीज़ के बारे में मालूमात जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।